सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर भारत के हजारों साल पुराने कमाल के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है लगभग 4 लाख साल ईसा पूर्व से। जी हाँ, यहीं से हमें भारत में इंसानी जिंदगी के पहले निशान मिलने शुरू होते हैं, जैसे कि पुरानी गुफाओं में बनी पेंटिंग्स और पत्थर के औजार। अब सवाल ये है कि भाई इतनी लंबी कहानी को सुनाया कैसे जाए। तो इसका सीधा सा तरीका है, हम इसे एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे और शुरुआत करेंगे बिल्कुल पहले चैप्टर से। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में। ये वो दौर था जब यहाँ के शुरुआती लोगों में दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि सिंधु नदी के किनारे पहली बड़ी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के आने से पहले कितना लंबा, कितना विशाल वक्त गुजर चुका था। और ये हड़प्पा के लोग मतलब वाकई में बहुत एडवांस थे। सोचिए, उनके पास बड़े बड़े शहर थे, एक कॉम्प्लेक्स समाज था और तो और उनकी अपनी लिखने की एक प्रणाली, एक स्क्रिप्ट भी थी। तो फिर आखिर वो गए कहाँ? ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। बस इतना पता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास उनकी सभ्यता खत्म हो गई। वजह हो सकता है मौसम में कोई बड़ा बदलाव आया हो या शायद कोई हमला हुआ हो, पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। इनके बाद आते हैं वैदिक आर्य, और हम इनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, मतलब उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, वो सब हमें उनकी पवित्र किताबों वेदों से पता चलता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी बस्तियां धीरे धीरे भारत के पहले महान साम्राज्य में बदल गईं। ये हुआ एक बहुत ही दूर की सोचने वाले लीडर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उनके नेतृत्व में मगध नाम का एक राज्य इतना फैला कि वो शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य बन गया और इसने पहली बार भारत को एक सूत्र में पिरोया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और उनकी ताकत का अंदाजा आप उनकी बनाई चीजों से लगा सकते हैं। उन्होंने बड़े बड़े शहर बसाए, शानदार मंदिर और महल बनवाए, और तो और उनकी सेना भी बहुत मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड थी। अब आते हैं चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक पर। उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कलिंग में एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ने के बाद उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी बाकी की जिंदगी शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए समर्पित कर दी। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब इस्लाम का आगमन हुआ और उत्तर से कई नए शक्तिशाली राजवंश उभरकर सामने आए। करीब 300 सालों तक इस इलाके पर दिल्ली सल्तनत का राज रहा और इस दौरान एक के बाद एक कुल 5 अलग-अलग वंशों ने यहाँ से शासन किया। जब आखिरी सुल्तान की हार हुई तो एक नई ताकत का उदय हुआ और वो थे मुगल। उन्होंने भारत पर 200 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और वे इतिहास के सबसे महान राजवंशों में से एक बने। मुगलों ने यहाँ की कला और आर्किटेक्चर पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी और उनकी सबसे मशहूर देन वो है दुनिया भर में प्रसिद्ध खूबसूरत ताजमहल। लेकिन वक्त के साथ साथ मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और जैसे ही ये हुआ, एक नई विदेशी ताकत ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। वो थे अंग्रेज। और यहीं से भारत की आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे लंबी लड़ाई की जमीन तैयार हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ मुगलों की ताकत घटती जा रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ता ही जा रहा था। और आखिरकार इसी ने भारत पर ब्रिटिश राज की नींव रखी। फिर आया साल 1857, जब ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी और देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे देश में आग की तरह फैल गया। आज इसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के तौर पर जाना जाता है। हाँ, ये बात सही है कि इस विद्रोह को आखिर में दबा दिया गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। पर आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखी और उनका हथियार था शांतिपूर्ण विरोध और सविनय अवज्ञा, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति थी। दशकों के लंबे संघर्ष के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ
और ब्रिटेन में भी एक नई सरकार आई, तो आखिरकार वो पल आ ही गया। तो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर एक मॉडर्न आज़ाद देश बनने तक भारत की कहानी असल में लगातार विकास और बदलाव की कहानी है। और ये कहानी आज भी लिखी जा रही है, जो हमें दिखाती